हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में एक नए और एक शानदार सेशन के अंदर में। दोस्तों इस सेशन के अंदर में हम पीआईबी, आप सभी जानते हैं दोस्तों पीआईबी एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कहते थे कि सर न्यूज़पेपर के अलावा क्या चीज़ पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये एक पीआईबी जो होता है निकलता है, उसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस क्या करेंगे और ये वीकली क्या करेंगे दोस्तों, वीकली। तो फर्स्ट वीक मार्च का बीत चुका है, तो आज मैं आपके लिए इसका एनालिसिस लेकर आ चुका हूँ। आई होप आप सभी अब मुझे जान चुके होंगे, पहचान चुके होंगे, क्योंकि मैं रोज़ सुबह 7 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस लेता ही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, हर जगह जुड़ना चाहते हैं, तो ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने। जैसे आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे दोस्तों जैसे न्यूज़पेपर हो गया या सेशन हो गया, जैसे ये सेशन हो गया, योजना का सेशन हो गया, कुरुक्षेत्र का सेशन हो गया, उसकी पीडीएफ में मैं वहाँ पर क्या करता हूँ, शेयर करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और अगर आप स्टडी आईक्यू में कोई चीज़ परचेस करना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं PRT33, जिससे आपको 33% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप सभी के सभी अपना बहुत ज़्यादा टाइम करंट अफेयर्स में वेस्ट करें, इसलिए मैं बहुत जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं और जो हिंदू न्यूज़पेपर में मैंने कवर नहीं करी है। देखिए, मेरा हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उसमें मैं जो न्यूज़ है प्लस में उसके साथ में कोई भी जो स्टैटिक पार्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए नेशनल वाटरवेज से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो वहां पर मैं वाटरवेज के बारे में बताता हूं, न्यूज़ क्या है ये बताता हूं, प्लस में कोई अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजन या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको भी ऐड करके मैं आपको वहां पर न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराता हूं। सेम पर्सपेक्टिव यहां पर पीआईबी में भी रहेगा दोस्तों। न्यूज़ बताना, उसके पीछे का बैकग्राउंड, बैकड्रॉप में क्या चीजें हैं वो भी बताने की मैं आपको कोशिश करा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली न्यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, स्पेशली मेंस के पर्सपेक्टिव से। रिसेंटली प्रेजेंट टाइम में दोस्तों हमने कई बार लो कार्बन एमिशन के बारे में सुना है। अभी हमने हाल ही में आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ा, जहां पर मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से बताया वेट बल्ब टेम्परेचर, हीट स्ट्रोक, कैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वो सब चीजें अगर आपको देखनी है तो आप हिंदू न्यूज़पेपर में जाके देख सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों एक नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजीज ये हुआ है दोस्तों, यानी कि एक समिट कह लीजिए, कॉन्क्लेव कह लीजिए, यानी कि एक जगह आके गोष्ठी टाइप में हुई है, यहां पर यह बताने के लिए कि कैसे लो कार्बन टेक्नोलॉजीज की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि लो कार्बन टेक्नोलॉजीज की तरफ क्यों। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग होने वाली। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी अर्थ जो है कुछ अमाउंट ऑफ हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एक्सेल कर देती है, यानी कि बाहर निकाल देती है। अब जब नेचुरल एनवायरनमेंट, ये देखिए हमारा अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, यहां पर जो गैसेज होती हैं दोस्तों वो क्या करती हैं, इनको कुछ ट्रैप कर लेती हैं। जो हमने हीट को क्या करा, अर्थ ने एक्सेल किया, वापस वो दोबारा भेज देते हैं, यानी कि ट्रैप होने के कारण में कंबल की तरह काम करते हैं और वो हमारे अर्थ को रहने लायक यानी कि वार्म बना देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग यानी कि गैसेस की मात्रा बढ़ जाना। यहां पर गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, वो कैसे बढ़ रही है, हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण में मात्रा बढ़ रही है। मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ गैस जो इकट्ठा होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण होती है, नहीं। वोल्केनिक इरप्शन, मीथेन वहां से निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलती है, राइस कल्टीवेशन, नॉर्मल जो खेती करते हैं वहां से मीथेन निकलती है, स्वैम्प, वेटलैंड्स, वहां से भी गैसेस निकलती है, नेचुरल प्रोसेस है। बट जब हमने इसको क्या किया, टिल्ट कर दिया, हल्का सा अपना इन्वॉल्वमेंट कर दिया, व्हीकल्स का ज्यादा यूज करना, चीजों को जलाना, फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, उससे क्या हो, गैसेस का एमिशन ज्यादा बढ़ गया। अब ज्यादा बढ़ने के कारण में क्या हुआ, ये जो हीट पहले एस्केप कर जाती थी कुछ, वो क्या है, सारी की सारी यहीं पर ही ट्रैप हो गई। अब ट्रैप हो गई दोस्तों, तो ये हीट बार बार ऐसे होती रहती है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। इसके कारण में हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर का
टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इसके कारण में आपने देखा होगा पेरिस एग्रीमेंट, सारी चीजें हुई हैं। और भारत ने ये कमिटमेंट करी है कि 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट जीरो एमिशन की तरफ जाएंगे, यानी कि जो हमारा एमिशन हो रहा है कार्बन का, सल्फर डाइऑक्साइड का, हम इसको जीरो की तरफ ले जाएंगे। अब इसमें इन्होंने ये आर्टिकल, अब आप इसको कंटेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे देश के अंदर में ज्यादातर जो कहते हैं ना एमिशन हो रहा है वो इंडस्ट्री सेक्टर से हो रहा है। अब उन इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर में कैसे कार्बन का एमिशन कम हो, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए होंगी नई नई। तो उन टेक्नोलॉजीज पे काम करने के लिए ये कॉन्क्लेव कराया गया, लोगों को अवेयर कराने के लिए, इंडस्ट्रीज सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को अवेयर कराने के लिए, उसमें इनोवेशन लाने के लिए ये कॉन्क्लेव कराया गया। किसके द्वारा कराया गया, किसके द्वारा दोस्तों, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अभी इसके बारे में भी देखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉडी क्या है, किसके तहत बनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इंटरनेशनल है, क्या है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव क्या था एनक्लेव के, कि प्रमोट करना है कैसे इनोवेशन किया जाए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने के लिए, इसलिए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। ऑलरेडी हम इस चीज को अभी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, फैसिलिटी फॉर लो कार्बन टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट, प्लीज याद रखिएगा, इसको FLCTD भी बोला जाता है। ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसमें हमने कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि इन सेक्टर्स के अंदर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे और उनको हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, जिससे वहां से दोस्तों लो कार्बन का एमिशन हो, कार्बन का एमिशन कम हो। यानी कि दोस्तों लॉन्च विद एन ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई इनोवेटिव एनर्जी एफिशिएंसी एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडियन इंडस्ट्रीज। दोस्तों प्लीज याद रखिएगा कि फंडिंग कौन करता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, और ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कौन कौन कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया का कौन है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। प्लीज याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के लिए। 2 बार जिक्र आ गया भाई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का। तो ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्लीज याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच का डिफरेंस ये होता है, जब भी कोई बॉडी या मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक किसी एक्ट के तहत, कानून के तहत बनी जाए, तो उसे हम बोलते हैं क्या, स्टैट्यूटरी। और संवैधानिक यानी कि संविधान के किसी आर्टिकल, अनुच्छेद के तहत अगर बने जाए तो उसे हम संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। तो ये किसी एक्ट के तहत बनी है, यानी कि कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत बनी। कंजर्वेशन यानी कि दोस्तों बिजली का कंजर्वेशन कैसे हो, आपने ध्यान दिया होगा, एक गृह या फिर स्टार रेटिंग वाले घर बनाना, यानी कि घरों को ऐसा बनाया जाए, या फिर आपने अपने घरों में भी वो 3 स्टार 5 स्टार व्हीकल, वो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस देखे होंगे। यानी कि दोस्तों कैसे एनर्जी का कंजम्पशन को कम किया जाए, एनर्जी में एफिशिएंसी लाया जाए, ये मैंडेट था इसका दोस्तों। ये डेवलप करना, पॉलिसीज को, स्ट्रेटेजी डेवलप करना कि कैसे दोस्तों हम रिड्यूस कर सके इंडियन इकोनॉमी के अंदर में किसका, एनर्जी को, और एनर्जी को मतलब उसकी इंटेंसिटी को, यूजेस तो कम कर सके, बट साथ में हम उसकी एफिशिएंसी को भी क्या कर सके, इंक्रीज कर सके दोस्तों। तो कई सारी कंट्रीज के साथ में, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करके काम करता है। कौन, BEE। प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सागर परिक्रमा, प्रेजेंट सिनारियो में यह क्वेश्चन आपसे किसी और तरीके से पूछा जा सकता है कि सागर परिक्रमा रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये किससे रिलेटेड है, कि पूरे वर्ल्ड के ओशन का हम क्या करेंगे, चक्कर लगा कराएंगे, सागर परिक्रमा, ऐसे करके कंफ्यूज करें। सागर परिक्रमा हमने नेवी के द्वारा जो सामान पहुंचाया यूक्रेन के अंदर में, उससे रिलेटेड तो नहीं दोस्तों। सागर परिक्रमा सिंपल सी भाषा में समझे, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने इसको लॉन्च किया। हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत दोस्तों, उसके कोस्टल जो है, हमारी जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वो बहुत ज्यादा क्या लगती है, ओशन के साथ लगती है, कोस्ट लाइन। अब यहां पर दोस्तों मछली पालन, फिशरी, मछुआरे ये रहते हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स को जानने के लिए, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निवारण कैसे किया जाए, उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया सागर परिक्रमा। किसके द्वारा दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर में दोस्तों। प्लीज याद रखिएगा, किस पर्पज से, प्रोग्राम टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ कोस्टल फिशरी फॉक इन फेज्ड मैनर। दैट्स इट दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी फूड सिक्योरिटी, उनके लाइवलीहुड से रिलेटेड उनको क्या क्या समस्याएं हैं, आगे उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये चीज, और पूरे भारत में किया जाएगा।
पूरे कोस्ट लाइन को किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और था पीआईबी में, वो मैं लेकर आया हूं। फर्स्ट फेज कहां से शुरू होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोस्तों एक नदी का भी जिक्र है और एक आपका एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट भी इसमें लिंक्ड है, इसलिए मैं इस चीज को लेकर आया। जो फर्स्ट फेज शुरू होगा कहां से दोस्तों, मांडवी से पोरबंदर। पोरबंदर, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पोरबंदर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अब ये उस कोस्ट पे पहली बार शुरू किया जाएगा, पहली बार शुरू किया जाएगा दोस्तों अरेबियन सी के लिए। ठीक है दोस्तों, मांडवी कहां पर है, अरेबियन सी पर है, गुजरात, कच्छ। अब यहां से आपको लिंक क्या करना है, रुकमावती नदी मीट करती है गल्फ ऑफ कच्छ पे और बनाती है एस्चुरी। यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपने दोनों ये पोर्ट पढ़ लिए, गल्फ ऑफ कच्छ पढ़ लिया, गुजरात के अंदर में है। रुकमावती रिवर कहां पर है, गुजरात के अंदर में है। कौन से ओशन में मिलती है, अरेबियन सी में मिलती है। प्लीज याद रखिएगा, अरेबियन सी में मिलती है, प्लीज, रुकमावती। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आया एस्चुरी। एस्चुरी एक्चुअली में क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, एस्चुरी वो जगह होती है जहां पर आपकी कोई रिवर आके ओशन से मिलती है, उसको बोलते हैं एस्चुरी। यानी कि फ्रेश वाटर जब सॉल्ट वाटर वाले यानी कि उससे जब मिलती है उसको हम बोलते हैं एस्चुरी, और बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होता है ये वाला एरिया, इकोसिस्टम। तो प्लीज याद रखिएगा एस्चुरी। तो यहां से याद रखेंगे, एस्चुरी हो गया, रिवर हो गया, कोस्ट हो गया, सारी की सारी चीजें। इससे इंपॉर्टेंट जो जो चीजें थी मैंने आपको यहां पर बता दी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल हमने अब यहां तक कर लिया, इंपॉर्टेंट चीजें जो जो थी दोस्तों मैंने बता दी। अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जीएस पेपर 2, चिल्ड्रन, विमेन, SC, ST, दे आर मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। उनके लिए हमें कई सारी चीजें प्रोविजंस लाने थे, हमने किए उनके बचाव के लिए, उनको कैसे चीजें बचाई जा सके, उनको कैसे सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाए, ये सारी चीजों के लिए किया। उसी के अंदर में दोस्तों चिल्ड्रन से रिलेटेड नेशनल कमीशन भी बना हुआ है। ऐसे नेशनल कमीशन फॉर ST है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर बता रहा हूं दोस्तों, यूपीएससी की टेंडेंसी है क्वेश्चन पूछने, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसने अभी अपना 17th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, इसलिए ये न्यूज में हो जाता है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी। तो उसमें 3-4 ऑप्शन दे देंगे, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और उन्होंने अपना न्यू मोटो भी न्यू मोटो जो ध्येय वाक्य होता है ना, वो भी लॉन्च किया। क्या क्या है, भविष्य रक्षति रक्षता, भविष्य को हम तभी रक्षा कर पाएंगे, इसका मतलब ये भविष्य की रक्षा जब तभी कर पाएंगे जब आज के बच्चों को हम उनकी रक्षा कर पाएंगे। फ्यूचर जनरेशन कहां पर है, बच्चों में लाई करती है। तो प्लीज याद रखिए, यूपीएससी में इस बार ऐसे में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये चीज। तो एक बार याद देख लेते हैं। 2007 में ये कमीशन बना था, किस एक्ट के तहत बना था, प्लीज याद रखिएगा, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के तहत बना था। किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, प्लीज याद रखिएगा, ये जेंडर न्यूट्रल डेफिनेशन है, और आपको मैंने ऑलरेडी पोक्सो के बारे में पढ़ाया था। तो इसलिए चीजें लिंक्ड हैं, आपस में इंटरलिंक्ड हैं। प्लीज दोस्तों थोड़ा सा इसमें मतलब कहते हैं ना, यूपीएससी को पता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बट यूपीएससी ये चेक करना चाहता है कि न्यूज के बाद में आपने न्यूज के बारे में क्या क्या पढ़ने की कोशिश करी, वो अल्टीमेटली चेक करना चाहता है। तो प्लीज याद रखिएगा, ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि 18 साल से कम, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको ये चाइल्ड की डेफिनेशन में रखता है। चाइल्ड इज डिफाइंड एज द पर्सन 0 to 18 एज ग्रुप, प्लीज याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कमीशन का मैंडेट क्या है, कमीशन का मैंडेट है ये इंश्योर करना कि कैसे बच्चों की सेफ्टी रहे, कैसे ऐसी पॉलिसीज बनाए जाएं जो बच्चों की सेफ्टी के लिए काम करें, कैसे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं, कोई डाटा है उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ये सब क्या है, इस कमीशन के मैंडेट हैं दोस्तों। प्लीज याद रखिएगा। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स, भारत में दोस्तों आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काफी ज्यादा स्टेप्स, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और उसी के अंदर में दोस्तों स्टार्टअप, आपने कई बार न्यूज सुना होगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स अब इंडिया में रजिस्टर होने लग गए हैं। यानी कि दोस्तों अब हम जॉब सीकर से जॉब गिवर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि दोस्तों इंडिया की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको हम स्टार्टअप के माध्यम से सॉल्व करके
उनको नए नए लोगों को एम्प्लॉय करके हम एक आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वहां पर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थर्ड एडिशन है किस चीज का, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स। स्टार्टअप्स को अवार्ड देना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको अप्रिशिएट करना, यह भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है और लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो प्लीज याद रखिएगा, किसने शुरू किया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। प्लीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा न्यूज में था 2 साल से। DPIIT कौन सी मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में काम करता है, इतना याद रखिएगा बस। और कौन देता है, ये क्या देता है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स देता है। इन्होंने क्या किया, 6 नए सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसके अंदर 6 नहीं 7 स्पेशल नई कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया है, जिसके अंदर में क्या करने वाले हैं, ये नए स्टार्टअप्स को वहां पर अवार्ड देने वाले हैं। कौन कौन से, वुमेन लेड स्टार्टअप, वुमेन एम्पावरमेंट, इंपैक्ट इन रूरल एरिया, रूरल इकोनॉमी, रूरल एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अंदर में दोस्तों कैंपस स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, इसके अंदर में इनको नए आइडेंटिफाई किए गए सब। इनोवेशन, सॉल्यूशन डिलीवरी एंड बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिक लैंग्वेज, लैंग्वेज याद रखो, मल्टी लैंग्वेज, मातृभाषा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, याद करिए, सारी की सारी चीजें इंटरलिंक्ड है आपस में। यानी कि दोस्तों समझिए कि गवर्नमेंट कैसे अपनी पॉलिसीज के तहत में उन चीजों को इंसेंटिवाइज कर रही है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको एक बार नजर जरूर दौड़ा लीजिएगा। तो उनको क्या मिलता है, उनको ये मिलेगा कितने, 5 लाख कैश। उन स्टार्टअप्स को जिनको अवार्ड दिया जाएगा उनको ये चीज प्राइज दिया जाएगा। प्लीज याद रखिएगा, कौन डिपार्टमेंट देता है, कौन क्या है, कैसे है, क्या चीज है, बस इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत यहां पर नहीं है दोस्तों। अगला आर्टिकल, आरोग्य वनम। ये डायरेक्ट प्रीलिम्स फैक्ट है या स्टेट PSC या किसी भी फैक्ट में पूछा जा सकता है कि आरोग्य वनम क्या है। तो दोस्तों ये एक तरह का पार्क है, हम और देसी भाषा में बोलते पार्क है ना। तो ये पार्क है, यहाँ पर क्या किया हमने, एक मतलब कह लीजिए कई सारे जड़ी बूटियों वाले पौधों से एक पार्क को हमने बनाने की कोशिश करी है। और वहां पर जो पार्क का डिजाइन किया गया है वो योग मुद्रा में, आरोग्य वनम, वनम का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, आरोग्य मतलब निरोगी, सभी के सभी। तो योगा की पोजीशन में बैठे हुए, योगा की मुद्रा में बैठे हुए। ये कहां पर बना है दोस्तों, प्रेसिडेंट साहब के एस्टेट के अंदर में बना है, ठीक है दोस्तों, वहां पे जहां प्रेसिडेंट हाउस है वहीं पर ही बना है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। दिल्ली के अंदर बना है आरोग्य वनम। किसने उद्घाटन करा, अभी साथ में जाके नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है। क्या है, 6.6 एकड़ में बना है आरोग्य वनम, ठीक है दोस्तों। 215 हर्ब्स को इसमें यूज किया गया और योगा के रूप में किया गया है इसको। योगा मतलब पानी, अर्थ, सन, ब्रीदिंग पैटर्न्स, वायुमंडल, ये सब कैसे हमारी बॉडी को, हेल्थ को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड है, बस ये याद रखिएगा दोस्तों। ह्यूमन के ऊपर में कैसे इंपैक्ट होता है, ये देखिए आरोग्य वनम, इमेज भी लेकर आए आपके लिए, ठीक है दोस्तों। इसको इसी स्ट्रक्चर में बनाया गया। चलिए अगला आर्टिकल है श्री, मतलब अगला आर्टिकल है श्री स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, प्लीज याद रखिएगा, स्त्री इसलिए थोड़ा सा रेस्पेक्ट, स्त्री विमेन, मनो, मनो का मतलब मन, माइंड, रक्षा यानी कि सेफ्टी। नाम से हमने अंदाजा लगा लिया, किससे, विमेन के मेंटल हेल्थ की वेलफेयर के लिए, मेंटल हेल्थ वेलफेयर के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया गया है। प्लीज याद रखिएगा, किसने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, किसके साथ मिलके, NIMHANS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के साथ मिलके किया है दोस्तों। महिला दिवस आ रहा है, उसके लिए एक वीक के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसी की कड़ी में इस चीज को किया गया। प्रोजेक्ट के अंदर में क्या है दोस्तों, अब आप सोचिए कि अगर आप मेंटल हेल्थ यानी कि जो दिमागी रूप से, देखिए शारीरिक प्रॉब्लम्स को हर कोई देखता है, शारीरिक चीजों का इलाज हो सकता है, बट मेंटल जो स्ट्रेस है एक कुकर की तरह है, प्रेशर कुकर, जो कॉन्टिन्यूस हमें क्या करता रहता है, पिंच करता रहता है, और उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। आप सभी को पता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, डिप्रेशन होना, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग परेशान हो जाते हैं। दोस्तों एक और चीज इसमें थोड़ा सा कहना चाहता हूं, आप सबके सब दुनिया के सबसे बेस्ट, मतलब भगवान के बनाए हुए सबसे बेस्ट चीज है। प्लीज याद रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, और कभी भी परेशानी हो तो ये मत सोचिए कि मैंने कुछ नहीं किया। आप एटलीस्ट ये देखिए कि आपके पेरेंट्स के लिए आपने क्या क्या किया है, या पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया। और कभी भी परेशान हो तो अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, पेरेंट्स के पास जाके बैठ जाइए। मैं हमेशा, मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं, हर किसी को मैं ये बात कहता रहता हूं,
दिन में एक बार अपने पेरेंट्स से जरूर बात करिए, कॉल करिए, अगर बाहर रहते हैं कॉल करिए, बट बात जरूर करिए उनके साथ। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको लाइफ में एक अलग प्रकार की ऊर्जा, एक मोटिवेशन मिलेगी जो आपको आने वाले समय बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो मेंटल वेलनेस, मेंटल हेल्थ, ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा मैंने आपको बस बताने की कोशिश करी। तो वुमेन के अगेंस्ट में जो वायलेंस होता है, वुमेन की जो डिग्निटी से क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है, उसको, उसके लिए क्या करना, उनको अवेयर करना, उनको अवेयर करना। उनको अवेयर करोगे दोस्तों तो क्या होगा, उनके अंदर में अवेयरनेस आएगी और फिर वो साइकिल को तोड़ पाएंगे, वो उसके खिलाफ बोल पाएंगे। तो ठीक है, प्लीज याद रखिएगा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नालसा, नालसा जो विमेन, जो तबका है जो अफोर्ड नहीं कर पाता है न्याय के लिए, कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको भी हेल्प प्रोवाइड कराता है नालसा। न्याय बंधु कौन, नालसा। और गवर्नमेंट ये करती है, इस चीज को इंप्लीमेंट करती है, उनको अच्छी अच्छी चीजें, सुविधाएं प्रोवाइड करा सके, उनके लिए एक भाई के रूप में, बंधु, भाई यानी कि न्याय बंधु, वुमेन के लिए, उनको अकेला फील ना हो, उनको कैसे लीगल सर्विसेज मिल सके, उस चीज के लिए ये चीज प्रोवाइड कराई गई है। तो नालसा के बारे में पढ़ लेना चाहिए। नालसा क्या होता है दोस्तों, 1987 में बनाया गया था। हमारे भारत के अंदर में बहुत सारी जनसंख्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारा तबका, ट्राइबल पॉपुलेशन, वुमेन, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पहली बात, अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसा नहीं है। दूसरी बात, उनको नॉलेज ही नहीं है उस प्रोसेस की। तो उनको कैसे जस्टिस मिले, कैसे उन तक जस्टिस पहुंच पाए, उसके लिए 1987 में नालसा बनाया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्लीज याद रखिए, एक्ट के तहत बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, किस लिए, टू एंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी। प्लीज याद रखिएगा। तो यानी कि ये वहां पर उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, और न्यायालय, न्यायदीप, न्यायदीप ऑफिशियल न्यूज लेटर है नालसा का, आपसे कभी पूछ लें तो याद रखिएगा। एक चीज और, इसका कॉम्पोजिशन, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ना, वो इसके पैट्रॉन इन चीफ, यानी कि एक तरह से मान के चलिए भैया पैट्रॉन हूं मैं तुम्हारा, करता धरता। लेकिन जो इसको काम करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो कौन होते हैं, सेकंड नंबर के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीजीआई के बाद जो सेकंड नंबर के सीनियर मोस्ट जज होंगे, देखिए क्या, सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जो काम करता है। प्लीज ये यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको कहेगा कि एग्जीक्यूटिव कौन है, चीफ जस्टिस, तो प्लीज याद रखिएगा, नहीं वो नहीं होते। आगे बढ़े, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट होलोंगी। होलोंगी कहां पर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, वहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है होलोंगी के अंदर में। दो चीजें, नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, पहला पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनने का मतलब क्या होता है, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के बीच में दो डिफरेंस होते हैं। ग्रीनफील्ड बिल्कुल फ्रेशली कहीं पर काम करना, जब आप फ्रेशली कहीं पर कोई काम करते हो तो वहां की जो लोकल नीड्स होती हैं उनके हिसाब से आप वहां पर चीजें डेवलप करते हो। और जो ब्राउन फील्ड होती है, जो पहले बनी होती हैं, आप उनको दोबारा से शुरू करते हो तो आप उसमें रीएडजस्टमेंट, दोबारा से चीजों को रीएडजस्ट नहीं कर पाएंगे, प्लीज याद रखिएगा। तो होलोंगी क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। तो प्लीज याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के साथ करेगा, प्लस में हमारे असम के अंदर में भी किया है, त्रिपुरा के अंदर में भी किया है, सारी जगह पे हम एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आप खुद सोचिए, कनेक्टिविटी बढ़ने से डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, अपॉर्चुनिटीज पे, कल्चरल अमलगमेशन में, टूरिज्म में, तो सारी चीजों का इंपैक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ता है दोस्तों। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट याद रखिएगा, जहां पर टोटली न्यू एनवायरमेंट में बनाने की कोशिश करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के साथ खास बात क्या है, एक वाटर कंजर्वेशन, वहां के हिली एरियाज के हिसाब से, उस हिसाब से बनाया, इसीलिए मैंने बोला ना, याद करिए, लिंक करिए। और यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है, जहां पर सेंटर स्टेट एक साथ आए और एक साथ मिलके काम करें, एक साथ कोऑपरेट करें, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के लिए, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये स्कीम क्या अभी शुरू करेगी, नहीं दोस्तों, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी 2008 में शुरू की गई थी और ये सोचा गया था कि इसमें सेंटर एंड स्टेट साथ में मिलकर काम करेंगे, पैसा भी साथ में लगाएंगे और काम भी साथ में करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो सबसे पहला, पेग्योंग was the first greenfield airport to be constructed in the northeast region and is located in Gangtok, सिक्किम। प्लीज याद रखिएगा, सबसे पहला प्रोजेक्ट, कोरा फैक्ट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटीयू दरअसल इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन,
इसका भारत के अंदर में एक ऑफिस बने न्यू दिल्ली के अंदर में, इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्या हुआ? इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली, इंडिया से। और क्या हुआ है? एक किससे? ITU के बीच में। किसके बीच में? ITU के बीच में क्या हुआ है? MOU, मेमोरेंडम साइन हुआ है, एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, प्लीज समझिए। तो ITU आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों इस एग्रीमेंट के बारे में पहले पढ़ लो। तो एग्रीमेंट क्या है? यहां पर ऑफिस सेटअप होगा, इसमें साइन हुआ है दोस्तों। द एग्रीमेंट साइन किसके अंदर में दोस्तों? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली के अंदर में हुआ है। ये असेंबली क्या होती है? ITU की, जैसे यूनाइटेड नेशन की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, वैसे ITU की ये क्या है? एक तरह के समझ लिए असेंबली है, जनरल असेंबली, जहां पर आके कि कैसे स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाए, कैसे फ्रिक्वेंसीज को मैनेज किया जाए, कैसे टेलीकम्युनिकेशन को सुविधाओं में कन्वर्ट किया जाए, कैसे टेलीकम्युनिकेशन का यूज करके गवर्नमेंट्स अलग अलग गवर्नेंस के लिए चीजें प्रोवाइड करा सकती है। सब चीजें इसमें बात होती हैं। ये हर 4 साल में होता है। ठीक है, और इंडिया ने नेक्स्ट इसको होस्ट करने का भी ऑफर दिया है, क्योंकि 5G आपको चल रहा है इस समय। तो इन सब कंटेक्स्ट में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ITU के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड के लिए ITU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि 1.2 मिलियन क्या यहाँ पर एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। पहले ये बना था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के नाम से, बाद में इसको टेलीकम्युनिकेशन के नाम से चेंज कर दिया गया। कब बना था दोस्तों? 1865 में बना था, प्लीज याद रखना। यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर में। बस चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी, मैंने कई बार आपको जिक्र किया कि नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो रीजनल इम्बैलेंसेस कैसे कम होंगे। अब जब रीजनल इम्बैलेंसेस कम होंगे तो जो रीजनलिज्म है वो कम होगा, कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसमें भी अमलगमेशन होगा, वहां पर भी यूनिटी, डाइवर्सिटी के अंदर में यूनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा हमारा इनहेंस करेगा। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर में क्या करना है? अपने को इनलैंड वाटरवेज बनाने हैं। अब इनलैंड वाटरवेज एक्चुअली में होते क्या है? दरअसल दोस्तों वाटरवेज जनरली क्या है? ओशन, समुद्र के अंदर में जहाजों को, जहाज जब आते जाते हैं वहां उससे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, उसको जहाज वो चलता है। अब ये नोटिस किया गया कि भारत के अंदर में नदियों का बहुत बड़ा जाल है, तो क्यों ना हम इन नदियों को भी यूज करें एक वाटरवेज के रूप में ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि दोस्तों जो कॉस्ट है रोड के द्वारा ट्रांसपोर्ट करने की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अब जब रोड के द्वारा ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट बहुत हाई होती है तो उसके कारण में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? एक तो पॉल्यूशन होता है, और उसका इंपैक्ट, पॉल्यूशन तो हो गया, और जो कॉस्ट है उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? प्राइस के भी कॉस्ट पे पड़ता है, और उसके कारण में इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ये सारी चीजें होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा? जो हमारा ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड जाल है किस चीज का? पानियों का, नदियों का, उसको यूज कर सकते हैं। और इसलिए भारत सरकार ने क्या किया था? इनलैंड वाटरवेज को बनाने का कॉन्सेप्ट लागू किया था। और इसीलिए अब हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, जैसे मिजोरम के अंदर में, मिजोरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में वाटरवेज को डेवलप करने में। अब इसमें एक दो नदियों के नाम है वो पढ़ लीजिए एक बार। जैसे सबसे पहली बात तो इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट कहां पर? ख्वाई तलांग तुपुई, प्लीज याद रखिए कहां पर। और इसकी नदी का नाम क्या है? तुईचुआंग, तुईचुआंग नदी है दोस्तों, प्लीज याद रखिए। 23 किलोमीटर, मेरी प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, प्लीज इसको याद कर लीजिए बस खाली। ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिए। शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेज हो रहे हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब क्या? उस नदी के उस जो पूरा का पूरा उसका टेरेन है उसको मैप करना कि भैया कौन से एरिया में ज़्यादा गहरा है, कौन से एरिया में ज़्यादा चौड़ा है। तो ये सारी चीज़ें अगर पता चल जाएंगी तो वहाँ पर कौन से शिप चल सकते हैं। मान के चलिए बहुत अगर गहरा कम है, सकरा सा है, तो वहाँ पर छोटे छोटे वो चल सकते हैं, बोट वगैरह चल सकते हैं, फेरी चल सकती हैं। अगर ज़्यादा गहरा है जैसे गंगा नदी के हिसाब से है तो फिर उसमें बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े कंटेनर वाली चीज़ें भी चल सकती हैं क्या? ये चीज़ें अपने को यहाँ से पता चलती हैं दोस्तों। ठीक है, तो वाटरवेज के बारे में आपको पता चल जाना चाहिए। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के साथ में हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ऑलरेडी मैंने हिंदू न्यूज़पेपर में आपको कराया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। योजना में भी मैंने कराया था। और वहां पर दोस्तों हमारा एक प्रोजेक्ट है मल्टी मॉडल कालाधन प्रोजेक्ट। दरअसल दोस्तों भारत ऑलरेडी ये सब चीजें लिंक्ड हैं। चिकन नेक कॉरिडोर आसाम वाला, वहां से क्या है सिर्फ 25 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब 25 किलोमीटर का विड्थ है। अब वहां पर मान के चलिए इतना क्रूशियल एरिया है, वहां पे फ्रिक्वेंटली हम क्या है ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते गुड्स का। तो इसलिए सोचा गया क्यों ना इसका ऑल्टरनेटिव कोई बनाया जा सके। क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट का जैसे मैप है, ये चिकन नेक कॉरिडोर हो गया और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट।
तो पहले यहां से जाके तभी आप इतने एरिया में सामान को एक्सपोर्ट कर पाओगे। और पहले ये नहीं होती थी, क्योंकि पहले बांग्लादेश था और अपना भारत का हिस्सा था, तो हम डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाते थे। बट अब ये चीज प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए कहा गया कि क्यों ना हम म्यांमार का यूज करें, हम यहां से म्यांमार जाए, म्यांमार से हम सामान यहां पर पहुंचा दें भारत। तो इसके लिए हमने मल्टी मॉडल कालाधन प्रोजेक्ट शुरू किया, किसके साथ में? म्यांमार के साथ। प्लीज याद रखिएगा, सितवे पोर्ट म्यांमार के अंदर में। बट अभी रिसेंटली वहां पर क्या हुआ है? कूप हो गया है, तख्ता पलट। अब उस कंटेक्स्ट में वहां पर हमारी ये चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आने वाले समय देखना पड़ेगा। बट प्लीज मल्टी मॉडल कालाधन प्रोजेक्ट के अंदर में नॉर्थ ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट, और इसमें भी दोस्तों एयरपोर्ट वाला, रेल वाला, आपको पता है रेलवे कितना ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं हम, और साथ में दोस्तों क्या है उसके साथ में, अब क्या हो गया, इनलैंड वाटरवेज। ये सारी चीजें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। नॉर्थ ईस्ट की अपने आप में डेवलपमेंट तो है ही, इंडियन पर्सपेक्टिव से भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए, ये देखिए कोलकाता से शुरू करेंगे, गए हम सी रूट, यहां पहुंचे सितवे पोर्ट, कहां पर? म्यांमार। मल्टी मॉडल इसको इसलिए कहा जाएगा, इसमें कई सारी चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे सी हो गया, फिर ये देखिए रिवर, कौन सी? कालाधन रिवर के ऊपर में हम जाएंगे। प्लीज याद रखें, कालाधन रिवर कहां पर। फिर उसके बाद में ये देखिए रेल बना दिया, फिर हाईवे बना दिया, यहां पहुंच गए, ये देखिए अपना मिजोरम आ गया। हम मिजोरम तक सामान अपना कितना इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पर पहुंचा सकते हैं। तो इतना अच्छा ये रूट है, अगर इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब नेशनल वाटरवेज का भी जिक्र आया, तो देख लीजिए टोटल कितने हैं, कितना किलोमीटर का हो गया? 4503। ठीक है, 15 स्टेट्स में जा रहा है। सोचिए यहां पर अगर आप डेवलपमेंट करते हैं इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से, तो होगा वहाँ उस रीजन की डेवलपमेंट के कारण में वहाँ के लोगों के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। वहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती हैं। मान के चलिए कोई पोर्ट पे आप वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग सकती है, पैकेजिंग इंडस्ट्री लग सकती है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री लग सकती है, एमएसएमई सेक्टर लग सकते हैं, कितनी सारी इंडस्ट्रीज लग सकती है। आप सोचिए कितना ज्यादा होगा। तो ये मैप है, प्लीज इसके साथ गो थ्रू जरूर हो जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहला नेशनल वाटरवे कौन सा है? गंगा नदी के ऊपर में, हल्दिया टू इलाहाबाद। देखिए यहां से अब प्रयागराज हो चुका है, ये रही गंगा नदी, और कहां हम जा रहे हैं? हल्दिया। देखिए नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, ये देखिए डुबरी से सादिया, ये देखिए कितना ज्यादा बेनिफिट है। ऐसे ही दोस्तों ये देखिए 3, ये क्या है? वेस्ट को, ये कोल्लम टू कुटुब, ये देखिए यहां से सारी नदियों का माया जाल है। और आप देख सकते हैं पूरा नदियां जो है कितना बड़ा जाल है, और इसका हम अगर यूज करने लग जाए तो इंडिया की इकोनॉमी को कितना ज्यादा ये हेल्प करेगा। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी फाइनल कॉस्ट में कम होगा, फाइनल कॉस्ट कम होगी तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टेंशन मतलब इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, मैं करा दूंगा टेलीग्राम चैनल में, पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। बस अभी पढ़ने पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर उसके बाद पढ़ने में तो भैया 10 मिनट लगेगा, क्या है पढ़ने में क्या बचा है। फिर उसके बाद इंडिया एट 50th सेशन ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। प्लीज याद रखिएगा 50वां सेशन था, उसके अंदर में इंडिया साथ में मिला, वहां पर उस नैरोबी में ये हुआ था। इंडिया ने वहां पर ये बोला है कि वर्ल्ड को, जैसे अभी सबके सब क्या कर रहे हैं, ये कमिट कर रहे हैं ना कि हम कैसे एमिशन को कम करेंगे, ऐसी प्लास्टिक को कैसे कम करें, इसके लिए भी कमिटमेंट होनी चाहिए। तो प्लीज याद रखिएगा। और इंडिया ने इसके साथ में यूएनईपी के साथ में काफी समय से काम करता भी रहा है। कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे 2018 वाला सेशन हमने किया था जिसमें हमने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2018 वाला, उसके अंदर हमने क्या किया था, होस्ट किया था, और क्या किया था, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये हमने किया था एनवायरमेंट के लिए। और इंडिया एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी मैं कई बार बता दूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन फिलॉसफी, उसको लिंक करके चलिएगा, कैसे हमारे देश के अंदर में हम हर पेड़ पौधे जो प्लानिटरी चीज़ें हैं, सूरज भगवान है, सबको क्या करते हैं, पूजते हैं। यानी कि हमारी फिलॉसफी को दर्शाता है कि हमारे लिए एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट रहा है शुरू से। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज इन चीजों को कनेक्ट करके रखिए, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इंडिया की प्लानिंग के अंदर में सेंट्रल थीम की तरह काम किया है। यूएनईपी के जो सॉल्यूशंस हैं, यूएनईपी के जो सजेशंस हैं, यूएनईपी के जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा। और 50th सेशन में इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने कहा है कि भैया आप सभी को क्या करना चाहिए, वर्ल्ड को खुद से डिटरमाइंड वे में क्या करना चाहिए, अपने कमिटमेंट्स बताने चाहिए कि भैया हम ये करेंगे प्लास्टिक्स को कम करने के, क्योंकि आने वाले समय में प्लास्टिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यूएनईपी के बारे में पढ़ लीजिए। तो यूएनईपी है क्या दोस्तों? अभी हमने देखा कि 50वां सेलिब्रेट कर रहा है, 50वां साल। तो कब बना था दोस्तों? 1972 में बना था। दोस्तों ग्लोबल एनवायरनमेंट अथॉरिटी के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट कि ग्लोबल लेवल पर एनवायरनमेंट की रक्षा कैसे की जाएगी उसके लिए बना था दोस्तों। ठीक है, और ये क्या करता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए स्टैंडर्ड एजेंडा, उसके अंदर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कैसे जाया जाए,
अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस कराना, ये सारी चीजें कराई जाती हैं यूनाइटेड सिस्टम के अंदर में, यूनाइटेड नेशंस के अंदर में अगर कराता है तो कौन कराता है? यूएनईपी कराता है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा। अब इसकी रिपोर्ट्स बड़ी मजेदार है भाई, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कौन कौन सी रिपोर्ट है? एमिशन गैप रिपोर्ट, एमिशन एडेप्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर, इन्वेस्टमेंट इनटू हेल्थ प्लैनेट, हेल्दी प्लैनेट, ये सारी की सारी रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनईपी निकालता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? हेल्दी प्लैनेट, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। एनआईसी टेक कॉन्क्लेव, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया भारत बनाने के लिए हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि भारत में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा तेज गति से प्रचार प्रसार हो रहा है। तो कैसे इंटरनेट, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी जिसको बोला जाता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं अच्छी गवर्नेंस के अंदर में, उसलिए ये चीज़ किया गया, कॉन्क्लेव किया गया, किसका? एनआईसी टेक कॉन्क्लेव, प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, उसके लिए इसको कंडक्ट किया गया। और एनआईसी दोस्तों इंडिया की जो डिजिटल इंडिया है उसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसके कहते हैं ना फंक्शनिंग रही हैं, काफ़ी सारे इसके कंट्रीब्यूशन रहे हैं, इसने काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं। और क्योंकि देखिए इसमें क्या किया गया था, एनआईसी का जो काम है उसकी तारीफ की गई इसको पूरे कॉन्क्लेव के अंदर में। ठीक है, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर गवर्नमेंट और पीपल यानी कि लोग, सिटीजन्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, सब किसने बनाया? एनआईसी ने बनाया। अब एनआईसी आने वाले समय में किस पे काम करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वेब3, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर क्या? डाटा माइनिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों साइबर अटैक्स जो होते हैं उससे बचने के लिए कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, उन सब चीज़ों में क्या करने वाला है? ये हेल्प करने वाला है। बस इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना। ठीक है, बस खाली ये चीज़ थी, क्योंकि डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है, ये गवर्नेंस से रिलेटेड, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। ये किस ऑफिस के अंदर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में काम करता है। और ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है पूरी गवर्नमेंट की। जितने भी गवर्नमेंट के आपने वेबसाइट देखी होंगी, ऐप्स बनती हैं, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो क्या करता है? एनआईसी ही काम करता है दोस्तों। अब सोचिए, जो अभी आप अपने घर पे बैठे बैठे किसी भी स्कीम को खोल लेते हो, किसी भी स्कीम में एनरोल कर लेते हो, आधार वाला हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ये किससे इंपॉर्टेंट है? ये एनआईसी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, डिजिटल इंडिया के। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर में। ठीक है, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या दोस्तों? भारत बहुत ही सारे ज़्यादा रिसोर्सेज से बड़ा फला फूला देश है। भारत के अंदर में कोयला खदानें, मतलब कोयले हो गया, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हो गए, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इनकी जांच पड़ताल कौन करता है? क्या ऐसा थोड़ी होता है कि जाओ और खोदना शुरू कर दो? नहीं, पहले उनकी मैपिंग होती है, जियोग्राफिकल मैपिंग होती है। वो कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और वो मिनरल वेल्थ, देखिए दोस्तों, भारत के लिए मिनरल्स रिसोर्सेज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, यूक्रेन की जो ईस्टर्न बॉर्डर है ना, वो रिसोर्सेज एनरिच है, मिनरल से एनरिच है। जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा चीज़, अफगानिस्तान में क्यों रहा? क्योंकि यूरेनियम से रिच है इलाका, यानी कि मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक को इसको कंट्रीब्यूट करने में, उसको चेंज करने में। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर इंडिया में जो जियोलॉजिकल सर्वे उसका क्या रोल है, उसमें और क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करी जा सकती हैं और क्या क्या उसने किया है, ये पीआईबी में था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और मैंने क्या किया फिर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग फैक्ट्स जो हैं वो भी ऐड कर दिए इसके अंदर। सबसे पहले देखिए, अगर आप देखें तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? कोलकाता में। और इसके कई सारे रीजनल क्या है ऑफिसेज भी अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत पहले बना था, आज़ादी से पहले बना था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें? मिनरल ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने में। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि भैया इस एरिया में कोयला है, तो आप उस एरिया का, उस ब्लॉक का ऑक्शन कैसे करोगे? जब ऑक्शन नहीं करोगे तो कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन होगा? पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे हमारी रिवाइव कर पाएगी, कैसे इकोनॉमी चल पाएगी? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर इसने प्ले किया है, यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन के अंदर में इस एजेंसी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ याद रखिएगा। ये मैप देख सकते हैं आप कि इंडिया को इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक पेनिनसुला, एक्स्ट्रा पेनिनसुला, और क्या है, इंडो गैंजेटिक, ब्रह्मपुत्र, एलोवियन। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ याद रखिएगा। बस खाली इसको बस याद ऐसे नज़र दौड़ाने के लिए ले आया हूँ कि ये चीज़ें हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
कब बना? 1851 में बना था। देखिए इतना पुराना, ठीक है दोस्तों, 1851 में बना। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? रेलवे के लिए था, बना उस समय क्योंकि रेलवे, अंग्रेज क्या चाह रहे थे? रेलवे बनाए। वो हमारे लिए भलाई के लिए नहीं था, हम थ्योरी देते रहे अरे वहां पे ये डेवलपमेंट करके गए, नहीं भैया। वो ये था क्योंकि उनको क्या करना था, रेलवे बनाएंगे तो रॉ मटेरियल को वो क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली। अब ये हमारी ना न्यू हिस्टोरियंस की अलग ही फिलॉसफी चलती है, हम क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ढूंढ लो। मतलब उसने आया, हमें मारा, हमारे से खाना छीन कर लेके चला गया, हम कहेंगे देखो मारा ना उसने, तभी तो देखो हमारे में ताकत आई है, तभी तो हम क्या नाम है इस चीज के लिए खड़े हो पाए। अंग्रेज अगर नहीं आए होते, लॉजिक देखिए, अंग्रेज अगर नहीं आए होते, हमारे ऊपर राज नहीं किया होता, तो हमारे में नेशन वाली फिलॉसफी नहीं आती, नेशन वाली यूनिटी नहीं आती, तो हम आजाद नहीं होते। आजाद नहीं होते तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं बनती, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तो अभी हम फ्रीडम लिबर्टी को एंजॉय नहीं करें। ये लॉजिक दिया जाता है, बट एक्चुअली में दोस्तों ये क्या था, यहां पर सिर्फ लूट का ही इनका एक ऑब्जेक्टिव था, बस दैट्स इट, और पूरे वर्ल्ड को लूटा इन्होंने। और आज ये ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इनके ऊपर मुझे कुछ क्वेश्चन मेरे सामने कहीं पड़ जाए तो मैं पूछ लूंगा कि भैया तुम ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन राइट्स की बात कैसे कर सकते हो, जहां पे तुम जो मजदूर थे उनको चेन में बांध कर रखते थे इसलिए कि वो कहीं और ना जाए। उनको आप जाइए अफ्रीकन कंट्रीज में जाइए, एक बार देखिए, पढ़िए उनके बारे में, वहां पर कैसा इनह्यूमन बिहेवियर करते थे और वहां पर ये सब बात करते हैं। तो प्लीज याद रखिए, बस ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो चीज़ थी वो चीज़ मैंने आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो कोल डिपॉजिट्स के लिए, किसके लिए? रेलवे के लिए बना था कि कोल डिपॉजिट्स को करा जा सके, क्योंकि रेलवे उस समय कोयले से ही सारी की सारी ट्रेनें चलती थी। शोले मूवी देखी होगी, कोयला डालना है ना, ठीक है दोस्तों, तो ठीक है। और किसके अंदर में काम करता है, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में काम करता है दोस्तों। 6 रीजनल ऑफिस है, आपको बता दिया कहाँ पर, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। चलें, और इंडिया के कई सारे जियोग्राफिकल मैपिंग को करता है, ग्राउंड सर्वे करता है, एयरबॉर्न मरीन सर्वे करता है, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग बताता है, मल्टी डिसिप्लिनरी जियो स्पेशल चीज़ें बताता है, सारी चीज़ें ये सब स्टडीज़ करता है। और इंडिया के लिए यही सारे मैप क्या करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग में किस रीजन के अंदर में क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या एडवांसमेंट किया जा सकता है, वो चीज़ें ये क्या करते हैं, अपने आप को हेल्प करते हैं, ठीक है दोस्तों, हमारी कंट्री को हेल्प करते हैं। अगला जो है ब्रह्मोस मिसाइल, ऑलरेडी रशिया भाई साहब न्यूज़ में है तो हो सकता है आ जाए क्वेश्चन। तो ब्रह्मोस मिसाइल हमने, बहुत बड़ी कैपेसिटी है दोस्तों और बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है भारत की। अगर ये चीज़ ना होती तो अभी कंटेक्स्ट दूसरा होता। ब्रह्मोस मिसाइल बनने से एक थोड़ा सा हमारी दबदबा बना है चारों तरफ में, और किसके साथ? रशिया और भारत ने मिलकर बनाया था, प्लस में इंडिया, इंडिजिनसली डेवलप है। अभी क्या हुआ है, हमने ब्रह्मोस मिसाइल की धीरे धीरे क्या किया है, रेंज को इंक्रीज करने की कोशिश करी है। अब जब रेंज इंक्रीज करी है, उसका अभी मतलब अच्छे तरीके से सिग्निफिकेंट वे में अभी ये पता चला है कि हाँ वो काम कर रहा है। उसका टेस्ट हमने किया, किसने? इंडियन नेवी ने किया और आईएनएस चेन्नई ने किया। किसने किया? आईएनएस चेन्नई ने। आईएनएस चेन्नई क्या है दोस्तों? ये ना हमारे डिस्ट्रॉयर है, मतलब ये हमारी शिप की, हमारे नेवी की बहुत बड़ी ताकत है। ये क्या है, डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं। सामने वाली अगर कोई मशीन, सबमरीन है या कोई भी है, मिसाइल लेके जाती है तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसके थ्रू? इनके थ्रू। ये प्रोजेक्ट 15A के तहत बनाया गया था हमने, 15A के तहत। कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ये सारी के सारे डिस्ट्रॉय के रूप में। तो वहां से हमने टेस्ट फायर किया एक्सटेंडेड रेंज को चेक करने के लिए, एक्यूरेसी को चेक करने, उसमें हम सक्सेसफुल रहे। प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, ब्रह्मोस मिसाइल, और इसकी कैपेसिटी कितनी इंक्रीज कर दी है दोस्तों? हमने एक्सटेंडेड, क्योंकि जब एक्सटेंड किया है तो हमें ये भी पता चलना चाहिए कि हमने कितनी कैपेसिटी को एक्सटेंड किया है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो ये ब्रह्मोस है ना दोस्तों, ये ब्रह्मोस इंडिया में डेवलप्ड है, यानी कि रशिया के साथ मिलकर डेवलप किया है। यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को क्या दर्शाता है कि हम कर सकते हैं। आईएनएस चेन्नई भी इंडिजिनसली डेवलप्ड है। और एक और चीज आ रहा है, ब्रह्मोस जो है हमारे पास एक और खूबी है कि हम तीनों उससे प्लेटफॉर्म से अटैक कर सकते हैं, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, यानी कि नेवी, क्या नाम है, नेवी होगी, आर्मी होगी, और उसके बाद में क्या होगी, एयरफोर्स। तीनों के तीनों इस ब्रह्मोस को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो ब्रह्मोस किसके बीच में? रशिया और कौन कौन सी नदी के ऊपर? ब्रह्मपुत्र और मॉस्का रिवर के ऊपर में, इस चीज के ऊपर बनाया था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एडवांस, यही मैंने आपको बता रहा था, 290 से हमने 350 किलोमीटर की इसकी क्या कर दी है, कैपेसिटी को बढ़ा दिया। चले, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंडिया की। और आईएनएस चेन्नई इज ए प्रोजेक्ट 15 के अंदर में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा लीथल कॉम्बिनेशन है कि ब्रह्मोस प्लस में चेन्नई, अगर मान लीजिए ये तो ये नेवी के पास में है, प्लस में एयरफोर्स के पास में है,
आर्म फोर्सेस के पास में, तो आप सोचिए कितना बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है कि इंडिया के लिए वो डेटरेंस के रूप में काम करता है लोगों के पास में कि भैया ज़्यादा खुराफाती मत करना वरना अटैक हो जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो क्या होता? चाणक्य ने भी कहा था कि ताकतवर होने तक क्या जो प्रोसेस है, ताकतवर आप होइए, ठीक है, बट ताकतवर होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ताकतवर दिखने भी चाहिए, ठीक है। और कई बार होता है ये चीज़, तो इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। और कई बार ये कहा जाता है कि वॉर अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, बट क्षमा शोभती उस भुजंग को, आपने कहानी सुनी होगी, क्षमा भी उसी भुजंग को सोती है जिसके भुजंग में ताकत हो थोड़ी सी, उसी वही क्या माफ़ कर सकता है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप कर सकते नहीं हो, कर सकते कुछ नहीं हो तो माफ़ क्या करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा। मैं वॉर को नहीं प्रोवोक कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ सेल्फ कहते हैं सॉवरेनिटी को बचाने के लिए आपको ताकतवर होना पड़ेगा, वरना आपने यूक्रेन का हाल देख लिया है दोस्तों। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कोर्स को परचेस करना चाहें तो PRT33 यूज़ कर सकते हैं स्टडी IQ में। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इसका PDF मैं आपके साथ में क्या करूँगा, वहाँ पर शेयर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ऐसे सेशंस में बार बार लेकर आता रहूँ, अगला सेशन भी लेकर आऊँगा सेकंड वीकली का। और एक चीज़ और मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, आप हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखिए, योजना का देखिए, कुरुक्षेत्र का देखिए, मज़ा आएगा दोस्तों, आपका थॉट डेवलप होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।